Welcome to the lecture number 3 based on atomic model given by बोहर। तो देखिए बोहर 1913 में जब इस मॉडल की डिस्कवरी के लिए लगे हुए थे तो उनके एक फ्रेंड ने उन्हें कोपेनहेगन में सजेस्ट किया कि क्यों ना तुम एक बार बाल्मर ने जो अपनी स्पेक्ट्रल सीरीज का फॉर्मूला दिया है उस पर एक नज़र मारो, क्या पता वो तुम्हारी डिस्कवरी के रेलिवेंस में हो। तो बोहर ने जैसे ही इस पर्टिकुलर स्पेक्ट्रल सीरीज के फॉर्मूले को देखा तो यू कैन सी, जब उन्होंने देखा तो उन्होंने एक स्टेटमेंट बोली, वो मैं यहाँ पे कोट करता हूँ। एज सुन एज आई सॉ द बाल्मर फॉर्मूला एवरीथिंग वाज क्लियर टू मी। यानी सिर्फ इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को देख के उनको अपने मॉडल को डिफाइन करने के लिए या मॉडल के पोस्टुलेट देने में काफ़ी मदद मिली। तो अब देखते हैं उनका मॉडल किस तरीके से था। उनका मॉडल जनरली देखिए बेस था क्लासिकल और क्वांटम कंसेप्ट का एक मिक्सचर। तो उन्होंने ये 3 पोस्टुलेट दिए। सबसे पहला जो रदरफोर्ड मॉडल में डिमेरिट थी कि इलेक्ट्रॉन घूमते हैं तो वो एक एक्सेलरेटेड मोशन होती है और उस हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स को या उस एटम को कंटिन्यूस रेडिएशन देनी चाहिए। लेकिन उन्होंने पहला ही पोस्टुलेट दिया कि इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं और स्टेबल ऑर्बिट्स में घूम सकते हैं जिससे कोई रेडिएशन भी नहीं होगी। यानी सीधी सी बात उन्होंने कहा, इलेक्ट्रॉन घूमेंगे और कोई रेडिएशन भी नहीं होगी। यानी कि क्लासिकल कंसेप्ट से सीधा डेविएशन, यानी क्लासिकली जो बात बोली जाती थी उन चीज़ों को अब कंसीडर नहीं करना है। देखिए दूसरा पॉइंट उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेंगे जिनमें जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्वांटाइज्ड होगा। क्वांटाइज्ड मतलब कि देखिए क्वांटाइजेशन का मतलब है कि अब कंटिन्यूस वैल्यू नहीं आ सकती। डिस्क्रीटनेस इन द वैल्यू इज टर्म्ड एज क्वांटाइजेशन। यानी एंगुलर मोमेंटम जो कि mvn/rn, इसको हम बोलते हैं r क्रॉस p का ये फॉर्मूले से बनता है। तो मोमेंटम और रेडियस का क्रॉस प्रोडक्ट है, यहाँ पे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा गया है। ये NH/2π ये बोला गया, यानी यहाँ पे बोला गया एंगुलर मोमेंटम 1h/2π या फिर 2h/2π या 3h/2π। ये vn और rn इसलिए लिखे हैं बिकॉज अब इस ऑर्बिट्स के हिसाब से वेलोसिटी और रेडियस डिफाइन होने वाले हैं। तो यहाँ पे n इंटीजर है बेटा। तीसरा पॉइंट उन्होंने बोला जो कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा को आगे चल के एक्सप्लेन करेगा। उन्होंने कहा जब भी इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में ट्रांजिशन करता है, और ध्यान रखिएगा अब उनके ऑर्बिट्स को नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स कहते हैं, यानी वो ऑर्बिट्स जिनमें इलेक्ट्रॉन घूम भी रहा है लेकिन रेडिएशन नहीं करेगा। रीजनिंग उन्होंने नहीं दी थी लेकिन उन्होंने कहा था यू हैव टू बिलीव इन दिस पोस्टुलेट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड एनीथिंग अबाउट द एटम। फिलहाल तो हाइड्रोजन एटम के लिए ही था ये मॉडल, लेकिन स्टिल। फिर उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन ना इन ऑर्बिट्स में चलते हैं और जब इलेक्ट्रॉन एक हायर एनर्जी के ऑर्बिट से लोअर एनर्जी के ऑर्बिट में जाते हैं तो ये जो एनर्जी गैप है दोनों ऑर्बिट्स का, ये उस फोटोन की या पर्टिकुलर रेडियंस का जो रेडिएशन निकलती है उसकी फ्रिक्वेंसी बताता है। अब देखिए इससे क्या हो गया, क्योंकि ऑर्बिट्स सब उन्होंने कंटिन्यूस नहीं थे, देखिए क्वांटाइज थी, एन आ रहा है बार बार, तो ऑर्बिट भी फिक्स थे तो जंपिंग भी फिक्स्ड होगी। अगर जंपिंग फिक्स्ड होगी तो एमिशन भी फिक्स्ड लेंथ का निकलेगा या फिक्स्ड वेवलेंथ का निकलेगा। तो कहीं ना कहीं एटॉमिक स्पेक्ट्रा को समझाने में भी ये पॉइंट काम आ रहा था। यहाँ पे लिखा हुआ है एच का मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट, जो हम पहले से ही कई बार इस्तेमाल कर चुके हैं। इनिशियल स्टेट, ई इनिशियल का मतलब ई फाइनल का फाइनल स्टेट, और अगर आप हायर से लोअर जंप करेंगे तो आपका ई इनिशियल हमेशा ई फाइनल से बड़ा होना चाहिए। तो ये कुछ कॉमन पॉइंट थे बोहर के जो थ्योरी थी उसके। अब यहाँ पे बोहर की थ्योरी से जो इम्पोर्टेंट क्या क्या क्वेश्चन सीबीएसई पूछे जाता है, पहले तो बेटा डायरेक्ट इन 3 पॉइंट की डेफिनेशन। अब ये जो मैंने यहाँ पे लिखी गई है ये डायरेक्ट डेफिनेशंस है, जो प्रोफेशनल डेफिनेशन से करें, जो लैंग्वेज है वो बिल्कुल प्रोफेशनल वे में लिखी गई है। आप भी मेमोराइज करें तो इसी तरीके की लैंग्वेज से करें, यह एनसीईआरटी में भी अवेलेबल है, या एनसीईआरटी का ही पार्ट है। अब देखिए इसके बाद जो क्वेश्चन है जो बोर्ड में कोर्स में से, तो देखिए पहले इसको हटाया गया था, ये था एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी, रेडियस एंड एनर्जी। अब देखिए यहाँ क्वालिटेटिव डिस्कशन था, डेरिवेशन नहीं थी, लेकिन पिछले साल भी क्वालिटेटिव डिस्कशन ही लिखा हुआ था और रेडियस का डेरिवेशन पेपर में आया था। तो आई सजेस्ट कि आप एक बार जरूर इसे करें, बिकॉज बहुत छोटा सा मैथमेटिकल एस्पेक्ट है और कहीं गलती से अगर आ गया तो दोबारा नंबर स्कोर करने में हमें दिक्कत आ सकती है। तो देखिए बोहर क्योंकि रदरफोर्ड के मॉडल को ही आगे लेके चला था, तो देखिए हमने स्टार्टिंग पॉइंट में वही रदरफोर्ड मॉडल में क्या था, एटॉमिक ऑर्बिट्स इस तरीके से घूमते थे, सेंटीपिटल फोर्स ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होती थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं mv²/r = F1/4πε0, और Q1 Q2 की जगह इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज, और r² इनका जो ये रेडियस वेक्टर है ऑर्बिट का।
अब यहाँ पे एम आर से आर अगर हम यहाँ पे काट देते हैं तो देखिए एम वी स्क्वायर और ये वाला आर इधर चला गया तो ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर अब देखिए क्योंकि बोहर ने अब अलग अलग लेवल बना दिया था ऑर्बिट्स का, तो हम वेलोसिटी और रेडियस के सबके पैरों में यानी सफिक्स लगा देंगे एन एन का। तो यहाँ पे आर एन देखिए और यहाँ पर वी स्क्वायर की जगह वी एन का स्क्वायर। तो देखिए एम आर अगर मैं यहाँ रखूँ तो ये वी स्क्वायर इधर आ जाएगा। टोटल हमारा एक्सप्रेशन बन गया एम आर एन इज इक्वल टू ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वी एन का स्क्वायर। अब क्योंकि अगर आप टॉपिक देखो तो बोहर के एनालिसिस से या कह लीजिए यूजिंग बोहर पोस्टुलेट आपको डिराइव करना है एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी, रेडियस एंड एनर्जी। तो यहाँ पे देखिए बोहर का पोस्टुलेट हम यूज़ करते हैं। बोहर का पोस्टुलेट क्या है कि एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। हमने स्पेसिफिकली देखिए इस डेरिवेशन को या इस पार्ट को डिज़ाइन किया, आप भी इसी तरीके से फॉलो करें। रदरफोर्ड से हमने इस एम आर या एम आर एन इनकी वैल्यू निकाल ली है। अब हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एम आर एन फ्रॉम इक्वेशन 1 इन दिस। तो जरा ध्यान से देखिएगा बच्चों, एन एच अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू यहाँ पे एम आर एन तो मुझे को पुट करना है, तो मैंने वी एन यहाँ पे डायरेक्टली रहने दिया और एम आर एन की वैल्यू क्या हो गई, ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वी एन का स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ से ये वी एन और ये वी एन ऐसे कट जाएगा और वी एन अगर मैं इधर ले जाऊँ तो देखिए वी एन का एक्सप्रेशन हो जाएगा वी एन इज इक्वल टू ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इधर से ये 2 पाई बाय एन एच, ये ऐसे आ जाएगा। अब आप और स्प्लिट कर सकते हैं, जैसे ये 2 पाई बन जाए और यहाँ पे 2। बेसिकली वी एन का एक्सप्रेशन हो गया वी एन इज इक्वल टू ई स्क्वायर और यहाँ पे 1 अपॉन एन आगे ले जाता हूँ 2 एप्सिलॉन नॉट एच। ठीक है, तो ये आपका वी एन का एक्सप्रेशन हो गया। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है जो पेपर में आ सकता है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो वेलोसिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये जो वी एन है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आपके एन के। तो इसके ऊपर डायरेक्ट या तो एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वी एन एन के। अब यहाँ पे अगर आप देखिए बाकी सारी वैल्यूज आप डाल सकते हैं, ई स्क्वायर आप पुट कर सकते हैं, 2 एप्सिलॉन नॉट एच, इन सब की वैल्यू नोन होती है। अगर आप डाल लेते हैं तो मेमोराइज करके रखिए, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आता है 1 अपॉन एन में, तो स्पेसिफिक है कौन से ऑर्बिट के लिए निकाल रहे हैं, तब हम वैल्यू पुट करेंगे। ये सारी वैल्यू आ जाती है 2.2 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकंड। मेमोराइज रखिए, किसी ऑर्बिट के लिए अगर वेलोसिटी आ जाती है इन टर्म्स ऑफ मीटर पर सेकंड तो आप ध्यान रखिए 1 होगा तो 1 डालेंगे, 2 के लिए यहाँ 2 डाल दीजिए, 3 के लिए 3 डाल दीजिए। और इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट भी अगर आप निकालना चाहें तो 1 अपॉन एन को यहाँ रहने दीजिए। ये पूरा एक्सप्रेशन स्पीड ऑफ लाइट का 137 टाइम्स है, यानी c डिवाइड बाय 137 करेंगे तो भी ये वैल्यू आएगी। तो ये थोड़े से पॉइंट है जो MCQ एग्जामिनेशन के लिए बोर्ड में भी जो स्टार्ट हो गए बेटा उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये हाईलाइट मैं कर दे रहा हूँ या इंपॉर्टेंट में मार्क कर दे रहा हूँ, इसको मेमोराइज रखें। ठीक है, और इसमें कोई ऐसी बुराई नहीं है, याद करने में डायरेक्ट रिजल्ट लाने में आसानी होती है। अब हम क्या करेंगे, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हमने देख लिया, अब हमें करना है रेडियस का एक्सप्रेशन। तो देखिए दोबारा वही इक्वेशन MRN वाली जो हमने निकाली थी, इसको मेमोराइज करने के लिए मैं इस तरीके से करता हूँ, मरन MRN। तो ये थोड़ा सा हिट करता है दिमाग में, आप आराम से इसे याद कर सकते हैं। तो ये वैल्यू क्योंकि हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो इसलिए थोड़ा सा इसको अगर मेमोराइज कर लेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा, वरना शॉर्ट तरीके से आप कर भी सकते हैं। बट वैल्यू सब्स्टिट्यूशन के टाइम ध्यान रखने के लिए आपको एक स्पेसिफिक लॉजिक बनाना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे MRN जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। अब देखिए इस वैल्यू में MRN वैल्यू में अगर हम यही VN जो आया ये अगर पुट कर दें तो देखिए क्या एक्सप्रेशन बनता है, MRN इज इक्वल टू ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से VN को देखिए, VN के ऊपर जो टर्म आएगा वो है आपका ई स्क्वायर और इधर बचा आपका N2 एप्सिलॉन नॉट H। ठीक है, और इस सब का जो है यहाँ पे स्क्वायर है, अगर मैं ऐसे कर दूँ तो बेसिकली ये एक्सप्रेशन है, ई स्क्वायर नीचे बाकी सब उधर। तो यहाँ पर अगर मेरे को रेडियस का एक्सप्रेशन चाहिए तो देखिए रेडियस का एक्सप्रेशन क्या हो गया, ई स्क्वायर बाय एम और यहाँ पर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई, यहाँ पे देखिए ई की पावर ये नीचे हो गया 1 अपॉन ई की पावर 4
ठीक है। और यहाँ पे भी मैं इनको सबको स्क्वायर कर देता हूँ, तो ये हो गया n स्क्वायर 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर और h स्क्वायर। ठीक है, अब इससे हुआ क्या कि अब हम दूसरे एक्सप्रेशन को काट सकते हैं। तो ये देखिए e की पावर स्क्वायर से ये कटा, यहाँ पे e की पावर स्क्वायर आ गई, और बेसिकली ये 4 से 4 कट जाएगा, बाकी और कोई टर्म कट नहीं रही। तो यहाँ पे देखने की बात क्या है, इस तरीके से एक्सप्रेशन को तो आप लिख सकते हैं बचे हुए को, लेकिन देखो यहाँ पे कि आर एन प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर है। ये इम्पोर्टेंट बात है कि रेडियस एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। 2023 के बोर्ड एग्जामिनेशन में ये सीधा रिजल्ट आया था, अब डिराइव करने के लिए भी आया था, प्लस एमसीक्यू में कि डिपेंडेंस क्या होती है एन पे, एन बाय 2, 1/n स्क्वायर या एन स्क्वायर। तो इसलिए ये पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपने रीअरेंज कर दिया इस तरीके से, और कुछ कटने के लिए नहीं बचा, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको अगर आप और थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वे में लिखना चाहें तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इम्पोर्टेंट मार्क कर देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे आप इसे लिखो तो ये आर एन इज इक्वल टू 1/m पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर एन स्क्वायर अलग ही लिखते हैं जो सबसे पहले है, और यहाँ पे बचेगा एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h स्क्वायर। ठीक है, और एक जो है यहाँ पे e स्क्वायर भी है, ये वाला जो e का 4 था ये अब e का स्क्वायर हो गया है। ठीक है, मैं यहाँ चाहे इसे ग्रीन पेन से ही लिख देता हूँ ताकि अलग से ध्यान रहे। ठीक है, तो ये हमारे पास एक टर्म आ गया रेडियस के लिए। अब अगर हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे अगर हम दोबारा मार्क कर लें कि रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, ये एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो गया। यहाँ पर भी एक लॉजिक है कि अगर ये सारी वैल्यूज आप पुट कर लें, एन को छोड़ के सब डाले जा सकती है एप्सिलॉन नॉट एच, तो आप देखेंगे ये आर का जो फॉर्मूला हो जाएगा ये एन स्क्वायर और साथ में 0.53 एंगस्ट्रॉम। अब इसको कभी कभी ए नॉट भी बोला जाता है, ए नॉट का मतलब 0.53 एंगस्ट्रॉम, और ये जाना जाता है दो स्पेसिफिक नाम से, बोहर रेडियस, क्योंकि बोहर ने आइडेंटिफाई किया था सबसे पहले ये, और दूसरा इसका नाम है रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट। अब वैसे तो ये मॉडल हाइड्रोजन के लिए वैलिड था, लेकिन आप इससे समझ सकते हैं अगर फर्स्ट ऑर्बिट के लिए निकालना तो यहाँ 1 डालिए, सेकंड के लिए डालना यहाँ 2 डालिए, सभी इसके मल्टीपल्स में होगा। तो कहीं ना कहीं आप देखिए क्वांटाइजेशन आ रही है, रेडियस भी एन के एक फिक्स स्पेसिफिकेशन पे डिपेंड कर रहा है, एन स्क्वायर पे, वेलोसिटी 1/n पे डिपेंड कर रही है। सिमिलरली अब अगर हमसे कोई बोलता है कि एनर्जी का एक्सप्रेशन, तो कि जैसा कि हमें पता है कि ये सारे एक्सप्रेशन जितने भी हमने यहाँ लिखे हैं ये सब जो रदरफोर्ड के मॉडल को कंटिन्यूशन में करते हुए थे। तो अगर हम रदरफोर्ड के मॉडल का एनर्जी एक्सप्रेशन जो हमने किया था, हमने लेक्चर नंबर 2 में इसे किया था, इस एक्सप्रेशन को देखें, वैसे तो मेमोराइज हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अगर हम बेटा आर एन की वैल्यू डालें, यानी E इज इक्वल टू माइनस का E स्क्वायर, यहाँ पे 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आर एन की जगह हम डालें यहाँ पे इस तरीके से n स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h स्क्वायर, और यहाँ पे हम ले जाएं m पाई एप्सिलॉन नॉट और E स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगा, E इज इक्वल टू माइनस का m e की पावर 4, और ये पाई से पाई कट सकता है, एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कट सकता है, तो यहाँ पे बच गया m e स्क्वायर e की पावर 4। नीचे हम देखते हैं अब 8 एप्सिलॉन का स्क्वायर और यहाँ पे h का स्क्वायर, और बदले में यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है 1/n स्क्वायर। देखिए ये इंपॉर्टेंट है। तो हमारा यहाँ पे एनर्जी पे जो डिपेंडेंस आया वो आ गया E इज इक्वल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n स्क्वायर। तो ये जो है ना, ये रिजल्ट भी इंपॉर्टेंट हो गया। पहले ये पूरा डेरिवेशन जो हमने किया है ये सब 5 मार्क्स का आता था, तो अब इसके चांसेस थोड़े कम है, लेकिन पिछली बार आ गया है, तो हमें ये पैटर्न पता होना चाहिए कि वेलोसिटी 1/n पे डिपेंड करती है, रेडियस n स्क्वायर पे डिपेंड करता है, एंड एनर्जी भी 1/n स्क्वायर पे डिपेंड करती है। अब यहाँ पर भी अगर आप 1/n स्क्वायर को छोड़ दो और ये सारी वैल्यूज बेटा सब्स्टिट्यूट करो, तो आप क्या देखोगे कि E की वैल्यू कुछ दो प्रकार से आएगी सब्स्टिट्यूशन के बाद। ठीक है, माइनस का 21.8 10 की पावर -19 जूल बाय n स्क्वायर, या फिर और अगर आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखते हैं तो E इज इक्वल टू माइनस का 13.6 n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसका मतलब क्या है कि अगर आप यहाँ पे देखिए, इसको ये जूल वाला ये थोड़ा हमारे लिए स्पेसिफिकली यूज़ का नहीं है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कन्वर्जन है, देखो अगर n1 डालोगे तो 13.6 माइनस में रहेगा, n2 डालोगे तो ये माइनस का 3.4 हो जाएगा,
N3 डालोगे तो नीचे 9 हो जाएगा, फिर डिवाइड करने पे माइनस का 1.5, N4 डालोगे तो 16 हो जाएगा, तो ये बनेगा 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सारी नेगेटिव वैल्यूज। तो बोहर ने क्या करा, बेसिकली हर एटॉमिक ऑर्बिट की जो टोटल एनर्जी है वो यहाँ पे हमें फिक्सेशन से मतलब डिफाइन कर दी। अब आप एग्जामिनेशन के लिए अगर इन्हें मेमोराइज कर लो तो ये बहुत ही अच्छा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखते हैं कि बोहर ने इस थ्योरी का जो आउटकम था वो किस तरीके से एनर्जी लेवल में डिफाइन किया। अकॉर्डिंग टू बोहर, अब एटॉमिक जो एनर्जी और जो लेवल्स होते हैं या ऑर्बिट्स होते हैं वो इस तरीके से डिफाइन होते हैं। जैसे n इजिकल टू 1 पे हमने अभी देखा था माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और ये यहाँ पे माइनस का 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये माइनस का 0.81 इलेक्ट्रॉन या 85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ये देखिए आपका ये एनर्जी लेवल्स हो गए। इसमें आप और भी चीज़ें ध्यान रख सकते हैं, जैसे अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे तो कितना है बेटा, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कुछ बातें हैं, अभी मैं बताता हूँ। पहले तो लेवल इन्होंने डिफाइन कर दिए, फिर अगर आप इन दोनों का देखेंगे तो कितना है, ये 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये लगभग 12.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। तो ये आपके लिए कुछ बेसिक है, इनके बीच का डिफरेंस मैं यहाँ बता रहा हूँ। तो आप देखिए ये लेवल्स बना दिए। अब अकॉर्डिंग टू बोहर देखिए क्या पॉइंट थे, एनर्जी जैसे जैसे आप आउटर ऑर्बिट्स में जा रहे हैं तो टोटल एनर्जी बढ़ रही है। देखिए नेगेटिव वैल्यू घटने का मतलब ही बढ़ना होता है, ये पॉइंट्स लिखे हैं यहाँ पे मैंने। फिर एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं कहूँगा, ये सेकंड पॉइंट, बोर्ड में क्वेश्चन आता है डिफाइन आयोनाइजेशन एनर्जी, और स्टूडेंट मोस्टली उसे गलत आंसर लिखते हैं बिकॉज वो 13.6 ही लिख देते हैं। तो पहले डेफिनेशन प्रॉपरली आप समझिए। आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो एनर्जी जो हमें चाहिए यहाँ इस ऑर्बिट पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन है उसको फ्री करने के लिए। तो अगर यहाँ इसकी एनर्जी माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इसे फ्री करने के लिए प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए होगी, तो ये कम्प्लीटली फ्री हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। जैसे जैसे एन बढ़ता है मिनिमम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए चाहिए वो कम होती जाती है। जैसे 30 यहाँ पे 13.6 ही चाहिए प्लस में, और उसका स्पेशल नाम गिवन है आयोनाइजेशन एनर्जी। ऊपर जाके 3.4 पे बोलेगा तो वहाँ पे प्लस का 3.4 चाहिए, यहाँ आएंगे n इजिकल टू 3 पे तो प्लस का 1.1 चाहिए। यानी धीरे धीरे जो एनर्जी चाहिए वो हमें डिक्रीज होती जाएगी। दूसरी बात, n इजिकल टू 1 को ग्राउंड स्टेट बोला जाता है, ठीक है, ग्राउंड स्टेट और फर्स्ट ऑर्बिट। और ये n इजिकल टू 2 का मतलब है यहाँ पे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। कई बार क्वेश्चन में बच्चे फर्स्ट समझ के n इजिकल टू 1 ले देते हैं। सिमिलरली n इजिकल टू 3 मतलब सेकंड एक्साइटेड स्टेट, एंड सो ऑन, आगे आगे इस तरीके से सो ऑन चलता जाएगा। दूसरी चीज जैसे कहा कि अब इलेक्ट्रॉन, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉन का जंपिंग लेवल, अब हर कोई लेवल से इलेक्ट्रॉन एनर्जी नहीं छोड़ सकता, फिक्स है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से कूदेगा यहाँ पर, यहाँ से यहाँ कूद सकता है, यहाँ से यहाँ कूद सकता है, यानी इलेक्ट्रॉन की देखिए एनर्जी लेवल भी फिक्स है। अभी तो मैंने बीच में बना दिया, लेकिन मैं आपको थोड़ा ग्रीन पेन से दिखाता हूँ। इलेक्ट्रॉन या तो डायरेक्टली यहाँ कूदेगा या यहाँ कूदेगा या यहाँ कूदेगा, इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली यहाँ से यहाँ कूद सकता है। तो ये जितनी भी ग्रीन लाइन मैंने बनाई है इन सब में आप एक चीज़ देखिए कि जंपिंग फिक्स है। एनर्जी अगर यहाँ से निकलने वाली बेटा एनर्जी एक फिक्स है, तो इससे निकलने वाला जो फ्रीक्वेंसी या रेडिएशन होगी वो भी फिक्स होगी। यानी वो जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा का लॉजिक था कि कुछ फिक्स लाइन ही आती हैं, वो अब बोहर के इस एटॉमिक ऑर्बिट या जो बोहर ने अपना लॉजिक बताया इन पोस्टुलेट के थ्रू, एनर्जी लेवल्स के थ्रू, अब क्लियर होने लग गया था। तो बोहर को इसीलिए अब इनका जो रिजल्ट है, जैसे एनर्जी का हमने डेरिवेशन किया तो आप देखिए एनर्जी के डेरिवेशन में आपने 1/n² लिखा था। अब अगर इसी डेरिवेशन को अगर थोड़ा सा और ब्रीफ कर दूं मैं, ई की जगह आप जानते हैं ई इजिकल टू hc/λ भी लिखा जा सकता है, तो ई के फॉर्मूले में 1/λ आ जाएगा। कहने का मतलब है बोहर के इसी फॉर्मूले से एनर्जी के जब दो एनर्जी लेवल को माइनस करोगे तो एनर्जी 1/n² पर डिपेंड करती है, 1/λ यहाँ आ गया, ये n² वाला फॉर्मूला, यानी वही फॉर्मूला जो बाल्मर ने अपना एनालिसिस से लिखा था या बाकी पास्टन ब्रैकेट पी फंड ने एनालिसिस से लिखा था। अब हम एक मैथमेटिकल सेंस से सेम फॉर्मूले हम निकाल सकते थे, यानी यूजिंग बोहर थ्योरी नाउ वी कैन अराइव एट द सेम फॉर्मूला फॉर स्पेक्ट्रल सीरीज, लेकिन इस बार हमारे पास कोई छोटा सा लॉजिक है, ठीक है। एक लॉजिक है हमारे पास काफ़ी कि भाई पोस्टुलेट है, इलेक्ट्रॉन्स, एंगुलर मोमेंटम जब घूमते हैं तो एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज रहता है, ये सब बातें हमारे पास हैं। तो ये एनर्जी लेवल्स के बारे में ध्यान रखेंगे।
अब आइए बात करते हैं बोहर के सेकंड पोस्टुलेट की। देखिए फर्स्ट ग्लिम्स पे वो पोस्टुलेट का कोई लॉजिक या कोई एविडेंस या रीजनिंग समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन बाद में डी ब्रोगली ने जब इसे क्लोजली लुक किया तो उन्होंने देखा कि इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया जा सकता है। डी ब्रोगली जो कि उस वक्त मैटर वेव्स पे काम कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जब जब उन्होंने कैलकुलेट किया किसी भी एटॉमिक ऑर्बिट का जो रेडियस लेके उसका सर्कमफेरेंस कैलकुलेट किया, जैसे फॉर एग्जांपल पहले का तो वो एक लैम्डा एक डी ब्रोगली वेवलेंथ, यहाँ पे लैम्डा है डी ब्रोगली वेवलेंथ, ठीक है। अब डी ब्रोगली वेवलेंथ कैसे निकलती है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, वेलोसिटी का भी फॉर्मूला भी हमने पढ़ा और रेडियस का भी फॉर्मूला पढ़ा। तो यहाँ पर इसी तरीके से उन्होंने कहा जब दूसरे रेडियस के लिए सर्कमफेरेंस कैलकुलेट करा और फिर यहाँ पे 2 लगा के डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट करी, इस वाले के लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ एच अपॉन एम, जो सेकंड वाले में वेलोसिटी होनी चाहिए। तो हर बार इन्होंने एक सीक्वेंस पाया, तो इन्होंने देखिए इसको यहाँ डायग्राम वाइज विजुलाइज करा रखा है कि पहले ऑर्बिट में अगर देखो तो केवल एक वेवलेंथ, दूसरे में देखो तो कह रहे 2 डी ब्रोगली वेवलेंथ फिट हो रही हैं, तीसरे में देखो तो यहाँ पे 3 आ जाएंगी। तो देखो ये रही आपकी एक वेवलेंथ, ठीक है, सिमिलरली ये रही आपकी दूसरी और ये रही तीसरी। तो इस तरीके से चौथे वाले में आपको 4 दिख रही होंगी, 5 में M5। तो डी ब्रोगली ने यहाँ से क्या लॉजिक लगाया, उन्हों को जो स्टैंडिंग वेव्स होती है ना वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स में, वहाँ से एक लॉजिक निकल के आया कि जैसे स्टैंडिंग वेव जब बैक एंड फोर्थ वाइब्रेट करती हैं तो वहाँ पर वेव बनने का एक ही लॉजिक होता है कि जो स्ट्रक्चर की या उस स्टैंडिंग वेव की लेंथ है, ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ जब वेवलेंथ आएगा, यानी इसकी जो वेवलेंथ होगी वो इंटीग्रल मल्टीपल होगी इस लेंथ के, यानी 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा। उन्होंने यही लॉजिक फिट कर दिया एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर भी। इन्होंने बोला उन्हीं ऑर्बिट्स में घूमेगा जहाँ पे जो सर्कमफेरेंस होगा, जैसे 2l जो लेंथ है उसकी जगह पे उस सर्कल का सर्कमफेरेंस, यहाँ तो लंबाई थी एक बार इधर आना, लेकिन सर्कल में इस 2l की जगह लिखा जाएगा 2πr। तो उनका जो बेसिक फॉर्मूला डेवलप हुआ वो ये भी यहाँ लिखा भी है, एक इलेक्ट्रॉन कैन सर्कल इन ए न्यूक्लियस ओनली इफ इट्स ऑर्बिट कंटेन एन इंटीग्रल नंबर ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो ये उनका कोई रैंडम ऑर्बिट n लगा के कोई भी हो सकता है, इसमें इंटीग्रल नंबर ऑफ वेवलेंथ आनी चाहिए। ये वेवलेंथ ध्यान रखिएगा, ये स्पेक्ट्रल सीरीज वाली नहीं है, ये डी ब्रोगली की जो मैटर वेव्स वो बनाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को कंसीडर किया। यहाँ पे देखिए मतलब इस बात से उन्होंने साबित कर दिया कि जो इलेक्ट्रॉन्स का पार्टिकल नेचर है वो भी यहाँ पे दिखा दिया, सर्कमफेरेंस को इक्वेट कर दिया अपनी डी ब्रोगली वेवलेंथ से। अब यहाँ से देखिए क्या क्लियरिटी आई, यहाँ पे 2πrn लिखिए, n लैम्डा की जगह h अपॉन पी यानी h अपॉन एम वी एन, और जगह एम वी एन आर एन को इधर ले जाइए और यहाँ से NH अपॉन 2π। आपको नहीं लगता कि ये सेकंड पोस्टुलेट ऑफ बोहर ही है, यानी जिस पोस्टुलेट की पहले रीजनिंग नहीं थी, बोहर के पास भी नहीं थी, बाद में डी ब्रोगली ने एटॉमिक वेव्स को, जो अंदर एटॉमिक जो इलेक्ट्रॉन के अंदर वेव्स बन रही हैं, उसको रिलेट कर दिया स्टैंडिंग वेव्स के साथ। तो इसी तरीके से पूरा जो बोहर का मॉडल है जो संपन्न हुआ, लेकिन बोहर का मॉडल भी एग्जैक्टली ट्रुथ नहीं था। इसके बाद हमने देखा कि नए नए डिफरेंट क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो श्रोडिंगर की और पॉल डायरेक्ट की वेरियस क्वांटम मैकेनिक्स जैसे सब्जेक्ट में डेवलप हुए। किसी ने डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल किया, किसी ने मैट्रिक्स अलजेब्रा का इस्तेमाल किया, तो वो अलग अलग मैकेनिक्स डेवलप हुई। अब प्रॉब्लम क्या थी, एक बार जो हमारे बोर्ड लेवल पे हमें बताई जाती है कि इसके पीछे प्रॉब्लम क्या थी, बोहर के मॉडल में कमियां क्या थी, तो वो कुछ इस प्रकार हैं। पहली बात, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम या हाइड्रोजनिक एटम के लिए ही वैलिड रिजल्ट दे रहा था। इसके बाद थोड़ी कॉम्प्लेक्स अगर देखें हम किसी स्ट्रक्चर को, तो वहाँ पे इससे समझ में नहीं आ रहा था कुछ भी, ना एटॉमिक स्पेक्ट्रा ना कुछ। दूसरी बात, हाइड्रोजन में भी स्पेक्ट्रम में हाइड्रोजन का भी ये ब्रीफली समझा रहा था, कुछ हाइपरफाइन स्प्लिटिंग थी वो नहीं बता पा रहा था, किसी स्पेक्ट्रा की इंटेंसिटी डिफरेंट थी वो भी नहीं बता पा रहा था, कभी कभी किसी स्पेक्ट्रल एमिशन में कुछ लाइंस ज़्यादा फेवर करी जाती हैं पर्टिकुलर कुछ लाइन से, वो भी नहीं बता पा रहा था। यानी कि एक कुछ इसमें ट्रांजिशन तो थी, यानी पुराने मॉडल से एक ट्रांजिशन तो थी, लेकिन इतना कम्प्लीटली सक्सेसफुली नहीं समझा पा रहा था। तो इस तरीके से बोर्ड लेवल पे जितने भी हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनका एक जो पर्टिकुलर टॉपिक वाइज टॉपिक हमने इन तीनों लेक्चर में कवर कर लिया है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम करने वाले हैं इसकी PYQ सीरीज़, और PYQ सीरीज़ में हम लेंगे सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज और जितने भी क्वेश्चन अभी तक वेरिएशन वाइज आए हैं सबको अटेम्प्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।